कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां लोग बूढ़े तो होते हैं लेकिन कभी रिटायर नहीं होते। एक ऐसी जगह जहां 80-90 साल के लोग बिस्तर पर पड़े दवाई नहीं खा रहे, बल्कि अपने बगीचे में काम कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और दोस्तों के साथ हंस बोल रहे हैं। वहां दिल की बीमारियां, कैंसर और डिप्रेशन न के बराबर हैं। वहां लोग सुबह अलार्म बजने की वजह से नहीं उठते, बल्कि इसलिए उठते हैं क्योंकि उनके पास जागने की एक वजह है। दोस्तों, ये जगह कोई स्वर्ग नहीं है। ये हमारी ही पृथ्वी पर मौजूद एक द्वीप है, जापान का ओकिनावा। नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। अगले 1 घंटे में हम जापान के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो न सिर्फ आपको एक लंबी उम्र दे सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी दे सकते हैं जो खुशियों और मकसद यानी कि पर्पस से भरी हो। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, इकिगाई। ये जापानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकी का मतलब है जीवन यानी लाइफ, और गाई का मतलब है मूल्य या कीमत यानी वैल्यू और वर्थ। तो इकिगाई का सीधा सा मतलब है जीवन जीने की वजह यानी द रीजन फॉर बीइंग। फ्रेंच भाषा में इसे कहते हैं रेज़ों d'être। आसान भाषा में कहें तो वो वजह जिसके लिए आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के उठने की वजह क्या होती है? ऑफिस जाना है वरना बॉस डांटेगा, किश्त भरनी है इसलिए कमाना पड़ेगा। लेकिन ओकिनावा के लोगों के लिए वजह कुछ और है। उनकी वजह उनके अंदर से आती है, और यही वजह उन्हें 100 साल तक जिंदा रखती है। इस किताब की कहानी तब शुरू होती है जब लेखक हेक्टर और फ्रांसिस्क जापान के ओकिनावा द्वीप पर एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। उस गांव का नाम है ओगीमी। इस गांव को विलेज ऑफ लॉन्जिविटी यानी दीर्घायु का गांव कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग इसी जगह पाए जाते हैं। जब लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने कोई जादू नहीं देखा। उन्होंने देखा कि एक 90 साल की महिला नींबू तोड़ रही है, एक 95 साल का आदमी अपनी बाइक धो रहा है, शाम को सब लोग मिल रहे हैं, गीत गा रहे हैं। लेखकों ने उनसे पूछा कि आपकी इस ऊर्जा और लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, इकिगाई। लेकिन दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। किताब के अनुसार दुनिया में 5 ऐसी जगह हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये वो जगहें हैं जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। ओकिनावा यानी जापान, सार्डिनिया यानी इटली, लोमा लिंडा यानी कैलिफोर्निया, निकोया पेनिनसुला यानी कोस्टारिका, आइकेरिया यानी ग्रीस। इन सब में ओकिनावा सबसे ऊपर है। साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो पाया कि ओकिनावा के लोगों में बाकी दुनिया के मुकाबले दिल की बीमारी 80% कम है, कैंसर का खतरा 40% कम है, और सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों में डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी बहुत कम है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ अच्छी हवा और अच्छे खाने की वजह से है? क्या हम अपने शहर की भागदौड़ में, प्रदूषण में और तनाव में रहकर इकिगाई पा सकते हैं? लेखक कहते हैं हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इकिगाई जगह में नहीं है, आपके दिमाग में है। जापान में कहावत है, ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव ए 100 ईयर्स, यानी सिर्फ चलते रहने से ही आप 100 साल जीने की चाहत रख सकते हैं। जापान के लोग रिटायरमेंट शब्द में विश्वास नहीं करते। हैरानी की बात है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई सटीक शब्द ही नहीं है, जैसा कि अंग्रेजी में है। वहां लोग काम करना बंद नहीं करते, वो बस काम का तरीका बदल देते हैं। वो काम करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, और वो इसे तब तक करते हैं जब तक उनकी सांस चलती है। इस ऑडियो बुक समरी के दौरान हम एक डायग्राम को बार बार याद करेंगे। कल्पना कीजिए 4 गोलों की। पहला गोला, वॉट यू लव यानी जो आपको करना पसंद है। दूसरा गोला, वॉट यू आर गुड एट, जिस काम में आप माहिर हैं। तीसरा सर्कल, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी दुनिया को जरूरत है। चौथा सर्कल, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है। जहां ये चारों गोले मिलते हैं, ठीक बीच में, वहां होता है आपका इकिगाई। बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं जिससे पैसा तो मिलता है लेकिन प्यार नहीं है, जैसा कि कॉर्पोरेट जॉब में। कुछ लोग वो कर रहे हैं जिससे प्यार तो है लेकिन पैसा नहीं है, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। इकिगाई वो संतुलन है, बैलेंस है, जहां आपका जुनून, पैशन, आपका पेशा, प्रोफेशन, आपका हुनर, वोकेशन और आपका मिशन एक हो जाता है। लेकिन रुकिए,
अगर आपको अभी अपना इकिगाई नहीं पता तो घबराइए मत। ओकिनावा के लोग कोई फिलॉसफी की किताब लेकर नहीं बैठे थे। उनका इकिगाई बहुत छोटी छोटी चीज़ों में था। किसी के लिए इकिगाई था अपने पोते पोतियों को हंसाना, किसी के लिए था अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाना, किसी के लिए था पड़ोसियों के साथ शाम की चाय पीना। इकिगाई का मतलब दुनिया बदलना नहीं है, इकिगाई का मतलब है अपने दिन को जीने लायक बनाना। लेखक कहते हैं कि आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस यानी तनाव। हम सब एक इमरजेंसी मोड में जी रहे हैं। नोटिफिकेशन बज रहा है, ईमेल आ रहे हैं, ट्रैफिक है, डेडलाइन है। ये तनाव हमारी कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा कर रहा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ओकिनावा के लोग तनाव को कैसे हराते हैं। हम जानेंगे एंटी एजिंग का वो सीक्रेट जो किसी महंगी क्रीम में नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड में है। क्या आप जानते हैं कि बैठना आपको कैसे मार रहा है? तैयार रहिए क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे जवानी को कायम रखने के रहस्य। ये थी इकिगाई की दुनिया की पहली झलक। क्या आप उस चाबी को खोजने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी का मकसद खोल दे? स्वागत है इकिगाई के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि इकिगाई क्या है और ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों जीते हैं। लेकिन आज हम शरीर और दिमाग के उस दुश्मन की बात करेंगे जो आपकी उम्र को दीमक की तरह खा रहा है। आप और हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान वक्त के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन इकिगाई किताब एक चौंकाने वाला सच सामने रखती है। लेखक कहते हैं इंसान वक्त की वजह से बूढ़ा नहीं होता, इंसान तनाव, स्ट्रेस और रुक जाने यानी लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से बूढ़ा होता है। आज के एपिसोड में हम ओकिनावा के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपको 40 की उम्र में 25 का महसूस करा सकते हैं। हम बात करेंगे रेडियो ताइसो की, हम बात करेंगे माइक्रो मूवमेंट्स की, और हम जानेंगे कि क्यों कुर्सी, चेयर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल स्टडी का जिक्र है। हमारे शरीर में जब भी कोई खतरा होता है तो हमारा दिमाग एक केमिकल छोड़ता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। पुराने ज़माने में जब इंसान जंगल में रहता था तो ये कॉर्टिसोल बहुत ज़रूरी था। मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया तो कॉर्टिसोल आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता था, आपकी मांसपेशियों को टाइट कर देता था ताकि आप या तो लड़ सकें या भाग सकें। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जैसे ही शेर चला जाता कॉर्टिसोल का लेवल नीचे आ जाता और इंसान फिर से रिलैक्स हो जाता। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं है। आज हमारे सामने है बॉस का ईमेल, ट्रैफिक जैम, ईएमआई की डेट, फोन की नोटिफिकेशन। समस्या यह है कि हमारा दिमाग शेर और ईमेल में फर्क नहीं कर पाता। उसे लगता है खतरा है और वो कॉर्टिसोल छोड़ता रहता है। ओकिनावा के लोग इसीलिए ज्यादा जीते हैं क्योंकि वो क्रॉनिक स्ट्रेस में नहीं रहते। लेखक कहते हैं अ लिटिल स्ट्रेस इज गुड बट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इज अ किलर। थोड़ा तनाव अच्छा है क्योंकि वो आपको काम करने की ऊर्जा देता है, लेकिन जब तनाव 24 घंटे रहता है तो वो आपके शरीर की कोशिकाओं को, सेल्स को मारना शुरू कर देता है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बुढ़ापा तेजी से आता है। तो ओकिनावा के लोग इससे कैसे बचते हैं? क्या वो मेडिटेशन करते हैं? हाँ, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो माइंडफुलनेस में जीते हैं। वो एक वक्त में एक ही काम करते हैं। अगर वो चाय पी रहे हैं तो वो सिर्फ चाय पी रहे हैं, साथ में न्यूज़ नहीं देख रहे। अगर वो चल रहे हैं तो वो सिर्फ चल रहे हैं, फोन पर बात नहीं कर रहे। ये छोटी सी आदत कॉर्टिसोल को कम रखती है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सीक्रेट पर। किताब का एक चैप्टर है जिसका टाइटल है सिटिंग किल्स यू, बैठना आपको मार रहा है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है, भारी वजन उठाना जरूरी है या मैराथन दौड़ना जरूरी है। लेकिन जब लेखक ओकिनावा के ओगिमी गांव में गए तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। वहां कोई जिम नहीं था, वहां कोई भी डंबल्स नहीं उठा रहा था। फिर भी वहां के बूढ़े लोग इतने फिट कैसे थे? राज है कांस्टेंट लो इंटेंसिटी मूवमेंट, यानी लगातार धीमी गति की हलचल। आज का शहरी इंसान, मॉडर्न ह्यूमन क्या करता है? हम दिन भर ऑफिस में 8 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर घर आते हैं, फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं और फिर हफ्ते में 2 दिन जिम जाकर 1 घंटे भारी एक्सरसाइज करते हैं। लेखक कहते हैं ये तरीका गलत है। ओकिनावा के लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो बस मूव करते हैं। वो फर्श पर बैठते हैं और उठते हैं दिन में 50 बार। वो अपने बगीचे में खुद काम करते हैं। वो सुपरमार्केट तक पैदल जाते हैं। वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेते हैं।
रिसर्च बताती है कि अगर आप 30 मिनट बैठे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 90% धीमा हो जाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल बनने बंद हो जाते हैं। इकिगाई का नियम कहता है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस रुकिए मत। अगर आप ऑफिस में हैं तो हर 30 मिनट में उठिए, पानी लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। ये छोटी सी आदत जिम के 1 घंटे से ज्यादा असरदार है। जापान में एक बहुत ही खास परंपरा है जिसे रेडियो ताइसो कहते हैं। ये एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज है। ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शुरू हुई थी और आज भी जापान में बहुत मशहूर है। सुबह सुबह रेडियो पर एक धुन बजती है और पूरा जापान, बच्चे, बूढ़े, ऑफिस वर्कर, सब खड़े होकर ये एक्सरसाइज करते हैं। ये कोई मुश्किल योग नहीं है। इसमें बस अपने हाथों को ऊपर उठाना, गोल घुमाना, कमर को झुकाना शामिल है। लेखक बताते हैं कि ओगिमी गांव के नर्सिंग होम में भी जो लोग व्हीलचेयर पर थे, वो भी अपने हाथ हिलाकर रेडियो ताइसो कर रहे थे। इसका मकसद मसल्स बनाना नहीं, बल्कि जोड़ों को जाम होने से बचाना है। हमारी बॉडी पानी की तरह है। अगर पानी एक जगह रुका रहेगा तो सड़ जाएगा, अगर बहता रहेगा तो साफ रहेगा। अब बात करते हैं एंटी एजिंग के सबसे गहरे पहलू की, द माइंडसेट, मानसिकता। किताब में यशीवा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र है। उन्होंने लंबी उम्र वाले लोगों का इंटरव्यू लिया और उनमें 2 कॉमन बातें पाईं, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता और इमोशनल अवेयरनेस यानी भावनाओं की समझ। ओकिनावा के लोग अपनी उम्र को लेकर कभी रोते नहीं हैं। वहां जन्मदिन मनाना एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो अपनी झुर्रियों को अपने अनुभव का मेडल मानते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे एक्टिव माइंड कहते हैं। शरीर की तरह दिमाग को भी कसरत की जरूरत है। जब हम रूटीन में फंस जाते हैं, रोज वही काम, वही रास्ता, वही लोग, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है और दिमाग का बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। एंटी एजिंग का सीक्रेट है नॉवेल्टी यानी नवीनता। अपने दिमाग को हर दिन कुछ नया दीजिए। कोई नया रास्ता चुनिए, कोई नई सब्जी खाइए, कोई नया खेल सीखिए। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और यही आपको जवान रखता है। लेखक हेक्टर गार्सिया कहते हैं, द पर्सन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर एट 20 और 80। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा है, चाहे वो 20 का हो या 80 का। और आखिरी चीज जो एंटी एजिंग के लिए अमृत का काम करती है, नींद यानी स्लीप। आजकल हसल कल्चर में कम सोना फैशन बन गया है। मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, ये गर्व की बात मानी जाती है। लेकिन इकिगाई के अनुसार ये बेवकूफ़ी है। नींद वो समय है जब हमारा शरीर मेलाटोनिन बनाता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ना सिर्फ हमें सुलाता है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर करता है, कैंसर से लड़ता है और हमें जवान रखता है। जापान के लोग अपनी नींद से समझौता नहीं करते। तो अगर हम इस भाग को समराइज करें तो जवानी कायम रखने के ये सूत्र हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक समय पर एक काम करें, हड़बड़ी छोड़ें। मूव नेचुरली, जिम जरूरी नहीं, बस बैठना छोड़ें, पैदल चलें, सीढ़ियां चढ़ें। रेडियो ताइसो, सुबह उठकर शरीर को थोड़ा स्ट्रेच जरूर करें। मेंटल एक्सरसाइज, हर दिन कुछ नया सीखें, दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, यह फ्री की एंटी एजिंग दवा है। शरीर को तो हमने ठीक कर लिया, तनाव कम कर लिया, चलना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपके पास जीने की कोई वजह ही नहीं है तो आप इस स्वस्थ शरीर का करेंगे क्या? अगर आपका दिल खाली है तो 100 साल जीने का क्या फायदा? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी की, जिसे कहते हैं लोगोथेरेपी। ये इकिगाई का मानसिक आधार है। ये हमें सिखाती है कि अपने दुख में, अपनी बोरियत में और अपनी खालीपन में अर्थ यानी मीनिंग कैसे ढूंढें। विक्टर फ्रैंकल कौन थे और उन्होंने नाजी कैंपों में रहकर जीने का मकसद कैसे ढूंढा, और आप अपने जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढ सकते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण भाग में, पार्ट 3, इकिगाई का मतलब और लोगोथेरेपी। क्या आप अपने वाय यानी क्यों को खोजने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले भाग में। स्वागत है इकिगाई के तीसरे भाग में। दोस्तों, इंसान को भूख बर्दाश्त हो सकती है, इंसान को गरीबी बर्दाश्त हो सकती है, इंसान को बीमारी भी बर्दाश्त हो सकती है,
लेकिन एक चीज है जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, और वो है जीवन का निरर्थक होना, यानी मीनिंगलेसनेस। जब आपको लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। इसे ही हम आज के दौर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। पिछले भाग में हमने शरीर को स्वस्थ रखने की बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे आत्मा के इलाज की। आज हम जानेंगे कि कैसे नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक आदमी ने जीने का रहस्य खोज निकाला। हम बात करेंगे लोगोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी की, जो इकिगाई की नींव हैं। कहानी शुरू होती है वियना के एक मनोचिकित्सक से, जिनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल को नाजियों ने पकड़ लिया और उन्हें ऑश्विट्स भेज दिया। ये इतिहास का सबसे भयानक यातना शिविर था। वहां लोगों को भूखा रखा जाता था, उनसे जानवरों की तरह काम कराया जाता था और गैस चेंबर में जला दिया जाता था। फ्रैंकल ने वहां एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो लोग शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर थे, जरूरी नहीं कि वो जिंदा बच रहे थे, बल्कि वो लोग जिंदा बच रहे थे जिनके पास बाहर की दुनिया में वापस जाने की कोई वजह थी। किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी, किसी को अपनी बेटी से मिलना था, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था। फ्रैंकल ने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत खुशी नहीं है, बल्कि अर्थ है। उन्होंने नीचे की एक लाइन को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। He who has a why to live for can bear almost any how। जिसके पास जीने का कोई क्यों यानी वजह है, वो किसी भी कैसे यानी मुसीबत को सहन कर सकता है। जेल से छूटने के बाद विक्टर फ्रैंकल ने एक नई तरह की थेरेपी दुनिया को दी। इसे कहते हैं लोगोथेरेपी। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है मीनिंग यानी अर्थ। फ्रॉयड कहते थे कि इंसान खुशी के लिए जीता है। एडलर कहते थे कि इंसान ताकत के लिए जीता है। लेकिन फ्रैंकल ने कहा इंसान अर्थ यानी मीनिंग के लिए जीता है। लोगोथेरेपी का काम है मरीज को उसका इकिगाई यानी उसका मकसद खोजने में मदद करना। ये थेरेपी पूछती है, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? ये सवाल सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसका जवाब ही आपका इकिगाई है। मैं इसलिए नहीं मरना चाहती क्योंकि मुझे अपने बच्चों से प्यार है, तो बस यही आपका इकिगाई है। इकिगाई कोई बहुत बड़ा मिशन हो ये जरूरी नहीं। ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको भविष्य से जोड़ती है। फ्रैंकल कहते हैं कि हम जिंदगी से सवाल नहीं पूछ सकते कि मेरा मकसद क्या है, बल्कि जिंदगी हमसे हर पल सवाल पूछ रही है और हमें अपने कामों से जवाब देना है। अब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, जापान की तरफ। इकिगाई को समझने के लिए जापान में एक और थेरेपी बहुत मशहूर है, मोरिता थेरेपी। इसे शोमा मोरिता ने बनाया था। हम अक्सर अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं नर्वस क्यों हूं, मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब नहीं कर पाते तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मोरिता थेरेपी कहती है, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बंद करो। मोरिता जी कहते थे कि भावनाएं मौसम की तरह हैं, वेदर। क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या आप बारिश में भीगते हुए भी अपनी मंजिल की तरफ चल सकते हैं? हाँ। मोरिता थेरेपी का मंत्र है, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, नो योर पर्पस एंड डू व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, अपने मकसद को पहचानो और वो करो जो करना जरूरी है। मान लीजिए आपको स्टेज पर जाने से डर लग रहा है। वेस्टर्न थेरेपी कहेगी, सोचो कि तुम निडर हो, डर को दूर भगाओ। जापानी थेरेपी यानी मोरिता कहेगी, डर लग रहा है, ठीक है, इस डर को स्वीकार करो, इसे अपने साथ स्टेज पर ले जाओ, लेकिन माइक पकड़ो और बोलना शुरू करो। इकिगाई भी यही सिखाती है। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपका कोई मकसद है तो आप दुख के दिनों में भी बिस्तर से उठकर काम पर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका काम आपकी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल आता है, हम अपना इकिगाई कैसे खोजें? किताब में एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है जिसके बारे में हमने पहले भाग में बात की थी, लेकिन आज हम उसे गहराई से समझेंगे। अपना इकिगाई खोजने के लिए आपको 4 सवाल खुद से पूछने होंगे। पेन और पेपर लीजिए और इसे नोट कीजिए। तो आपको क्या करना पसंद है?
वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता? क्या वो लिखना है, कोडिंग करना है, खाना बनाना है, लोगों से बात करना है? What are you good at? आप किस चीज में अच्छे हैं? आपकी स्किल्स क्या हैं? क्या लोग आपकी सलाह लेते हैं? क्या आप चीजें जल्दी ठीक कर देते हैं? What does the world need? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? सिर्फ अपने मजे के लिए काम करना काफी नहीं है। क्या आपके काम से किसी की मदद हो रही है? What can you be paid for? आपको किस चीज के पैसे मिल सकते हैं? हमें जीना भी है, पेट भी भरना है, तो क्या उस काम से आमदनी हो सकती है? जहां ये चारों सवाल मिलते हैं, वहीं आपका इकिगाई है। लेकिन ध्यान रहे, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन आप पहुंच जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। इकिगाई एक सफर है। हो सकता है 20 साल की उम्र में आपका इकिगाई कुछ और हो और 50 की उम्र में कुछ और। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को बहुत सादगी से देखते हैं। एक 80 साल के जापानी मछुआरे के लिए इकिगाई है हफ्ते में 3 दिन अपनी पोती के लिए ताज़ी मछली पकड़ना। बस इतना ही। ना उसे दुनिया बदलनी है, ना उसे अरबपति बनना है। उसे बस अपनी पोती की मुस्कान चाहिए। और यही मकसद उसे रोज सुबह तूफान में भी नाव चलाने की ताकत देता है। लेखक कहते हैं, डोंट वरी अबाउट फाइंडिंग योर वन बिग पर्पस, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। किसी एक बड़े मकसद को खोजने की चिंता मत करो, छोटी चीजों से शुरुआत करो। आज आपके लिए जो जरूरी है उसे पूरे दिल से करना ही इकिगाई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हों और आप उसमें इतना खो जाएं कि आपको भूख, प्यास और यहां तक कि खुद का भी होश ना रहे? आप बस काम बन जाएं। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं द फ्लो स्टेट। यही वो अवस्था है जहां इकिगाई का असली जादू होता है। ओकिनावा के लोग अपने काम में थकते क्यों नहीं? क्योंकि वो फ्लो में काम करते हैं। बिल गेट्स कोडिंग करते वक्त खाना भूल जाते थे। एनिमे आर्टिस्ट हयाओ मियाज़ाकी 80 साल की उम्र में भी घंटों ड्राइंग करते रहते हैं। ये फ्लो क्या है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? हम बोरियत को कैसे मार सकते हैं? ये सब हम जानेंगे हमारे अगले भाग में, पार्ट 4, द फ्लो स्टेट। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम काम करने के तरीके को बदलने वाले हैं। स्वागत है इकिगाई के चौथे भाग में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं। आपको लगा कि अभी 15 मिनट ही हुए हैं, लेकिन जब आपने घड़ी देखी तो पता चला कि 3 घंटे बीत चुके हैं। आपको ना भूख का एहसास हुआ, ना प्यास का और ना ही थकान का। उस वक्त आप वहां नहीं थे, आप खुद को भूल चुके थे। आप बस वो खेल बन गए थे। मनोविज्ञान की दुनिया में इस जादुई अवस्था को कहते हैं द फ्लो स्टेट, यानी फ्लो स्टेट। ओकिनावा के लोग बूढ़े होने के बावजूद घंटों तक अपने बगीचे में काम कैसे कर लेते हैं? वो थकते क्यों नहीं? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते, वो फ्लो में होते हैं। इकिगाई कहता है कि सबसे ज्यादा खुश लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा आराम करते हैं। सबसे ज्यादा खुश वो हैं जो सबसे ज्यादा फ्लो में रहते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अपने बोरिंग से बोरिंग काम को, चाहे वो पढ़ाई हो या ऑफिस की फाइलें, एक रोमांचक खेल में कैसे बदल सकते हैं। इस शब्द को, फ्लो को, सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक ने गढ़ा था, जिनका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। मिहाली सिक्सिंट-मिहाली। मिहाली ने देखा कि जब एक पेंटर पेंटिंग करता है या एक सर्जन सर्जरी करता है तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। इस अवस्था में आपका फोकस 100% होता है। आपके दिमाग में चल रही बकबक यानी सेल्फ टॉक बंद हो जाती है। आपको काम करने में मजा आने लगता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। लेकिन समस्या ये है कि हम फ्लो में आएं कैसे? हम तो किताब खोलते ही मोबाइल चेक करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि फ्लो में जाने के 3 सुनहरे नियम हैं। आइए इन्हें डिकोड करते हैं। रूल नंबर 1, चूज अ डिफिकल्ट टास्क बट नॉट टू डिफिकल्ट। मुश्किल काम चुनें, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। इसे चैलेंज वर्सेस स्किल का बैलेंस कहते हैं। मान लीजिए आप चेस खेल रहे हैं। अगर आप एक 5 साल के बच्चे के साथ खेलेंगे तो क्या होगा? आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। और अगर आप विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के साथ खेलेंगे तो क्या होगा? आप घबरा जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है।
फ्लो स्टेट इन दोनों के बीच में होता है। काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमता यानी स्किल से थोड़ा सा ऊपर हो। इतना मुश्किल कि आपको ध्यान लगाना पड़े, लेकिन इतना आसान कि आप उसे कर सकें। अगर आप ऑफिस में बोर हो रहे हैं तो शायद काम बहुत आसान है। उसे चुनौती दीजिए। खुद से कहिए कि मैं इस काम को सामान्य से आधे समय में खत्म करूंगा। जैसे ही आप चैलेंज बढ़ाएंगे, आप फ्लो में आ जाएंगे। रूल नंबर 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। भटकाव को मिटा दें, मोबाइल को दूर फेंक दें। किताब कहती है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, यानी एक साथ कई काम करना एक वहम है। जब आप काम करते करते व्हाट्सएप चेक करते हैं तो आपका फ्लो टूट जाता है और उसे वापस आने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। जापान के लोग फ्लो के इतने पक्के होते हैं कि वहाँ के कारीगरों को तकुमी कहा जाता है। एक तकुमी वो होता है जो एक ही काम को परफेक्शन के साथ करता है। ओकिनावा में जब लोग काम करते हैं तो वो पूरी तरह डूब जाते हैं। स्टीव जॉब्स जापान गए थे और वहाँ के तकुमी कल्चर से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है वो दुनिया को भूल चुका है। यही जुनून स्टीव जॉब्स ने एप्पल के प्रोडक्ट्स में डाला। अगर आपको इकिगाई पानी है तो आपको टेक्नोलॉजी फास्टिंग करनी होगी। काम के वक्त नो फोन, नो ईमेल, जस्ट यू एंड योर वर्क। रूल नंबर 3, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट। नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। हम काम से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ छुट्टी पर होता है या सैलरी पर होता है। हम सोचते हैं जल्दी से ये खत्म हो तो मैं घर जाऊं। ये फ्लो का दुश्मन है। जापान में एनिमेशन के भगवान कहे जाने वाले हायाओ मियाज़ाकी, जिन्होंने स्पिरिटेड अवे बनाई है, वो संडे को भी स्टूडियो जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं आप रिटायर क्यों नहीं होते? वो कहते हैं मैं फिल्म खत्म करने के लिए नहीं बनाता, मैं फिल्म बनाने के लिए बनाता हूं। उन्हें ड्राइंग करने में मजा आता है, फिल्म हिट होगी या नहीं उससे मतलब नहीं। जब आप काम के करने का मजा लेने लगते हैं तो काम खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे ठीक है, पेंटिंग में मजा आ सकता है, लेकिन बर्तन धोने या कपड़े धोने में कौन सा फ्लो? इसे कहते हैं माइक्रो फ्लो। बिल गेट्स कहते हैं कि उन्हें रात को झूठे बर्तन धोना बहुत पसंद है। वो इसे अपना मेडिटेशन मानते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हर प्लेट को अच्छे से धोएं, पानी के तापमान को महसूस करें। किताब कहती है कि अगर आप बोरिंग काम में भी नियम बना लें तो वो मज़ेदार हो सकता है। जैसे मैं इन कपड़ों को तय करते वक्त एक भी सलवट नहीं आने दूंगा। मैं ये रिपोर्ट बिना एक भी टाइपिंग मिस्टेक के लिखूंगा। जब आप छोटे छोटे कामों में परफेक्शन लाते हैं तो बोरियत गायब हो जाती है। ओकिनावा के लोग जब संतरा भी छीलते हैं तो उसे एक आर्ट की तरह छीलते हैं। यही उनका इकिगाई है। तो दोस्तों फ्लो स्टेट का सार ये है, एक लक्ष्य चुनें, चुनौती बढ़ाएं, मल्टीटास्किंग बंद करें, नतीजे की चिंता छोड़कर काम का मजा लें। जब आप फ्लो में जीते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लो में तनाव के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन फ्लो और माइंडसेट के अलावा एक और चीज़ है जो ओकिनावा के लोगों को 100 साल तक जीने की ताकत देती है। वो है उनका फ्यूल, यानी ईंधन। वो क्या खाते हैं? क्या वो कोई जादुई जड़ी बूटी खाते हैं? क्या वो कभी पेट भरकर खाना नहीं खाते? अगले भाग में हम जानेंगे दुनिया का सबसे मशहूर डाइट रूल, हरा हाचीबू, और हम जानेंगे इन सुपरफूड्स के बारे में जो कैंसर और बुढ़ापे को रोकते हैं। क्या आप अपनी डाइट को बदलने के लिए तैयार हैं? स्वागत है इकिगाई के 5वें भाग में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। आप वही हैं जो आप खाते हैं। अगर आप अपनी कार में सस्ता और मिलावटी पेट्रोल डालेंगे तो कार का इंजन जल्दी खराब होगा। हमारा शरीर भी एक मशीन है और ओकिनावा के लोग इस मशीन को दुनिया का सबसे बेहतरीन ईंधन देते हैं। पिछले भागों में हमने दिमाग को सही किया, अब बारी है पेट की। आज हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे बूढ़े और स्वस्थ लोग अपनी थाली में क्या परोसते हैं। क्या वो कभी मीठा नहीं खाते? क्या वो सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, वो पेट भरकर खाना क्यों नहीं खाते? आज हम बात करेंगे द ओकिनावा डाइट और उस जादुई मंत्र की जिसे हारा हाचीबू कहते हैं। शुरुआत करते हैं इकिगाई के सबसे मशहूर नियम से। अगर आप जापान के ओकिनावा में किसी के घर खाने पर जाएंगे तो खाना शुरू करने से पहले या खत्म करने के बाद वहां के बुजुर्ग एक मंत्र बोलते हैं, हारा हाचीबू। इसका मतलब है फिल योर बेली टू 80%,
अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरो। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है। हम सबने सुना है कि ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान आपके होश उड़ा देगा। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि जब हमारा पेट भर जाता है तो पेट से दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यानी जब आपको लगता है कि अब मेरा पेट भर गया, असल में आप उससे 20 मिनट पहले ही ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। ओकिनावा के लोग उस सिग्नल का इंतजार नहीं करते। जैसे ही उन्हें लगता है कि पेट भरने वाला है, वो खाना छोड़ देते हैं। लेकिन कम खाने से उम्र कैसे बढ़ती है? किताब में इसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी कैलोरी की कमी के सिद्धांत से समझाया गया है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसे IGF-1 कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये प्रोटीन बढ़ जाता है और ये हमारे शरीर की उम्र यानी एजिंग को तेज़ कर देता है। लेकिन जब हम थोड़ा कम खाते हैं, भूखे नहीं रहते, बस ज़रूरत से थोड़ा कम खाते हैं, तो शरीर में एक सफाई अभियान शुरू होता है। शरीर अपने ही पुराने और डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने लगता है। इसे डिटॉक्स कहते हैं। ओकिनावा के लोग औसतन रोज़ 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका या बाकी देशों में लोग 2500 से 3000 कैलोरी खाते हैं। यही वो गैप है जो उन्हें बीमारियों से बचाता है। तो आज से एक नियम बनाइए। जैसे ही आपको लगे कि मैं अभी एक रोटी और खा सकता हूँ, बस वहीं रुक जाइए और खाने के बाद जो मीठा या डिज़र्ट खाने की लत है उसे छोड़ दीजिए। अब आते हैं सुपर फूड्स पर। ओकिनावा के लोग खाते क्या हैं? हैरानी की बात यह है कि उनकी डाइट में बहुत वैरायटी होती है। रिसर्च में पाया गया कि वो हफ्ते भर में औसतन 206 अलग-अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। वो रोज़ एक ही तरह की दाल रोटी नहीं खाते। उनकी थाली में इंद्रधनुष होता है। लाल मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी सब्जियां, काले अंगूर और सफ़ेद मूली। लेखक कहते हैं ईट द रेनबो यानी रंगों को खाइए। आइए ओकिनावा की डाइट के 5 पिलर्स को गहराई से समझते हैं। सब्जियों का राजा शकरकंद, स्वीट पोटैटो। जापान के बाकी हिस्सों में लोग चावल ज्यादा खाते हैं, लेकिन ओकिनावा में लोग बैंगनी शकरकंद यानी पर्पल स्वीट पोटैटो खाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब खाने की कमी थी, तब शकरकंद ने ही उन्हें बचाया था। ये विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा होता है। ये ब्लड शुगर को चावल की तरह एकदम से नहीं बढ़ाता। दूसरा, टोफू और सोया। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टोफू यानी सोयाबीन का पनीर खाते हैं। सोयाबीन में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हार्ट को मजबूत रखते हैं और ब्रेस्ट कैंसर जैसे खतरों को कम करते हैं। वो हर खाने के साथ मीसो सूप जरूर पीते हैं। तीसरा, ग्रीन टी। वहाँ के लोग पानी के बाद सबसे ज्यादा जो चीज़ पीते हैं वो है सानपेंचा। यह जैस्मिन और ग्रीन टी का मिश्रण है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर के अंदर की जंग यानी रस्ट को साफ करता है। यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे अगर आप लोहे को हवा में छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाती है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के सेल्स पर भी हर वक्त सूरज की किरणों, प्रदूषण और तनाव की वजह से जंग लग रही होती है। इसे बुढ़ापा कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सिपाही हैं जो इस जंग को लगने से रोकते हैं। ओकिनावा के लोग एक खास फल खाते हैं, शिकुवासा। ये एक छोटा सा खट्टा नींबू जैसा फल है। इसमें साधारण नींबू से 40 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम शायद शिकुवासा न ढूंढ पाएं, लेकिन हम नींबू, संतरा, आंवला या बेरीज खा सकते हैं। चौथा, चीनी कम यानी लेस शुगर। ओकिनावा में गन्ना बहुत उगता है, लेकिन वो उसे चीनी बनाकर नहीं खाते, वो उसे चूसते हैं या नेचुरल रूप में खाते हैं। आधुनिक चीनी यानी रिफाइंड शुगर को लेखक व्हाइट पॉइजन कहते हैं, सफ़ेद जहर। ओकिनावा के लोग मीठा हफ्ते में शायद एक बार खाते हैं, वो भी बहुत कम। उनकी मिठास फलों से आती है, चॉकलेट या केक से नहीं। पांचवा, मछली, लेकिन सीमित। बहुत से लोग सोचते हैं जापानी लोग दिन भर सुशी और मछली खाते हैं। सच ये है कि वो मछली खाते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 बार। और मीट यानी पोर्क वो सिर्फ त्योहारों पर खाते हैं। उनकी डाइट प्लांट बेस्ड है, पेड़ पौधों पर आधारित है। 90% खाना जमीन से आता है, जानवरों से नहीं।
तो दोस्तों, अगर हम इस डाइट को अपने भारतीय लाइफस्टाइल में अपनाना चाहें तो इकिगाई हमें ये 4 सलाह देती है। वैरायटी लाओ। रोज सिर्फ गेहूं की रोटी मत खाओ, बाजरा, ज्वार, रागी, दालें बदलो। अपनी थाली में कम से कम 3 रंगों की सब्जियां रखो। ग्रीन टी पियो। दूध वाली मीठी चाय की जगह दिन में एक बार ग्रीन टी या काली चाय बिना चीनी के पियो। 80% रूल। खाने की मेज से तब उठ जाओ जब थोड़ी भूख बाकी हो। और एंटीऑक्सीडेंट्स। अपने खाने में हल्दी, अदरक और खट्टे फलों को शामिल करो। लेकिन खाना सिर्फ पोषण नहीं है। ओकिनावा में खाना एक सोशल इवेंट है। वो कभी अकेले टीवी देखते हुए खाना नहीं खाते। वो दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर बातें करते हुए, हंसते हुए खाना खाते हैं। जब आप खुश होकर प्यार से खाना खाते हैं तो वो खाना शरीर को ज्यादा लगता है। जब आप तनाव में जल्दी जल्दी कार चलाते हुए खाते हैं तो अमृत भी जहर बन जाता है। तो दोस्तों, हमने शरीर को सही ईंधन दे दिया, हमने दिमाग को फ्लो में डाल दिया, हमने जीने की वजह ढूंढ ली। लेकिन जीवन फूलों की सेज नहीं है। मुसीबतें आएंगी, अपने मरेंगे, दिल टूटेगा, भूकंप आएंगे, जापान में तो आते ही रहते हैं। ऐसे में इंसान टूटे नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए रेजिलियंस, लचीलापन। जापान के लोग कैसे सुनामी में सब कुछ खोने के बाद अगले दिन फिर से घर बनाना शुरू कर देते हैं। क्या है वाबी साबी का सिद्धांत, जो कहता है कि टूटी हुई चीजें ज्यादा खूबसूरत होती हैं? ये सब हम जानेंगे हमारे सफर के आखिरी पड़ाव में। हम पूरी किताब का निचोड़ निकालेंगे और इकिगाई के 10 सुनहरे नियम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, और इकिगाई के इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। हमने अब तक एक लंबा रास्ता तय किया है। हमने ओकिनावा के लोगों की डाइट सीखी, हमने फ्लो में काम करना सीखा, हमने तनाव को हराया और अपना मकसद खोजा। लेकिन जीवन एक सीधी रेखा नहीं है। जीवन एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी ध्यान लगा लें, एक ना एक दिन कोई मुसीबत आएगी। कोई अपना बिछड़ेगा, नौकरी जाएगी, बीमारी आएगी या बुढ़ापा आएगा। तो ऐसी में वो कौन सी चीज है जो इंसान को टूटने से बचाती है? जापान, एक ऐसा देश जिस पर परमाणु बम गिरा, जहां हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, फिर भी ये देश बार बार राख से उठ खड़ा होता है। क्यों? उसका राज है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। लेकिन जापानियों का लचीलापन सिर्फ सहन करना नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। आज हम बात करेंगे वाबी साबी और किनसुगी की। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही सुंदर चाय का प्याला आपके हाथ से छूटकर टूट गया। हम क्या करते हैं? हम उसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन जापान में टूटी हुई चीजों को फेंका नहीं जाता। वहां एक कला है जिसे किनसुगी कहते हैं। कारीगर उस टूटे हुए प्याले के टुकड़ों को सोने यानी गोल्ड के लेप से जोड़ते हैं। जब प्याला जुड़ जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो जाता है। वो सोने की दरारें ये बताती हैं कि हां, मैं टूटा था, मेरा एक इतिहास है और यही मेरी खूबसूरती है। इसे ही वाबी साबी कहते हैं, यानी इम्परफेक्ट, इम्परमानेंट एंड इनकम्प्लीट, यानी अपूर्ण, नश्वर और अधूरा। हम सब परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर एक भी झुर्री ना हो, हमारी जिंदगी में एक भी गलती ना हो। लेकिन इकिगाई सिखाती है कि अपनी कमियों को गले लगाओ। बुढ़ापा बदसूरती नहीं है। चेहरे की झुर्रियां ये बताती हैं कि आप कितना हंसे हैं, आपने कितना जीवन जिया है। जब आप परफेक्ट बनने की जिद छोड़ देते हैं तो तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रेजिलिटी। इसे नसीम तालेब ने दिया था, जिसका जिक्र इस किताब में है। दुनिया में 3 तरह की चीजें होती हैं। फ्रेजाइल यानी नाजुक, जैसे कांच, गिराओगे तो टूट जाएगा। रेजिलिएंट यानी लचीला, जैसे रबर, गिराओगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। और एंटी फ्रेजाइल, जैसे हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स। जब हम जिम में वेट उठाते हैं तो हम अपनी मसल्स को तोड़ते हैं, लेकिन जब वो जुड़ती हैं तो वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। हमें एंटी फ्रेजाइल बनना है। इसका मतलब है गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद एवरी शॉक। अगर आपकी नौकरी चली गई तो शोक मनाने की जगह उसे एक मौका बनाइए अपना खुद का काम शुरू करने का। जापान के लोग हर आपदा के बाद पहले से बेहतर शहर बनाते हैं। यही इकिगाई का असली सार है। गिरना बुरा नहीं है,
गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस पूरी किताब को समेटने का। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालिस ने अपनी पूरी रिसर्च के बाद ओकिनावा के 100 साल जीने वाले लोगों के ज्ञान को 10 नियमों में पिरोया है। ये द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ध्यान से सुनें और अगर हो सके तो अपनी डायरी में लिख लें। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, यानी सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। जो इंसान काम छोड़ देता है, उसकी आत्मा उसे छोड़ देती है। भले ही आप 80 साल के हो जाएं, कुछ ना कुछ करते रहें, समाज को देते रहें। रूल नंबर 2, टेक इट स्लो, यानी धीमी रफ्तार से चलें। हड़बड़ी का मतलब है तनाव और तनाव का मतलब है मौत। अपनी रफ्तार धीमी करें। जीवन कोई रेस नहीं है, ये एक सैर है। रूल नंबर 3, डोंट फिल योर स्टमक, यानी पेट भरकर ना खाएं। याद है ना, हरा हचीबू 80% का नियम, कम खाना लंबी उम्र की चाबी है। रूल नंबर 4, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, यानी अच्छे दोस्तों के साथ रहें। दोस्त सबसे अच्छी दवा हैं, उनके साथ बातें करें, अपनी चिंताएं साझा करें और खूब हंसें। रूल नंबर 5, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, यानी अगले जन्मदिन तक फिट हो जाएं। पानी रुका रहता है तो सड़ जाता है, आपका शरीर भी चलता रहना चाहिए। जिम नहीं तो कम से कम पैदल चलें। रूल नंबर 6, स्माइल, यानी मुस्कुराएं। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना छोड़ें। याद रखिए कि आप यहां हैं, ये अपने आप में एक चमत्कार है। रूल नंबर 7, रिकनेक्ट विद नेचर, यानी प्रकृति से जुड़ें। हम कंक्रीट के जंगलों में रहने के लिए नहीं बने हैं। हफ्ते में एक बार पेड़ पौधों के बीच में जाएं, धूप लें, ताजी हवा लें। रूल नंबर 8, गिव थैंक्स, यानी शुक्रिया अदा करें। अपने पूर्वजों को, प्रकृति को, अपने भोजन को और अपने साथियों को धन्यवाद दें। ग्रैटिट्यूड यानी आभार, खुशी का सबसे आसान रास्ता है। रूल नंबर 9, लिव इन द मोमेंट, यानी वर्तमान में जिएं। अतीत यानी पास्ट पर रोना बंद करें और भविष्य यानी फ्यूचर से डरना बंद करें। आपके पास सिर्फ आज है, इसे बेस्ट बनाइए। रूल नंबर 10, फॉलो योर इकिगाई, यानी अपने इकिगाई का पालन करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक टैलेंट है जो दुनिया को चाहिए, उसे खोजिए। अगर नहीं पता तो उसे खोजना ही आपका इकिगाई है। तो दोस्तों, इकिगाई कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये रोज सुबह उठकर खुद से प्यार करने का, अपने काम से प्यार करने का और दूसरों की मदद करने का नाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का मतलब है कुछ बड़ा हासिल करना, लेकिन ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन का मतलब है खुश होकर एक कप चाय पीना, दोस्तों के साथ हंसना और रात को सुकून से सोना। उम्मीद है कि हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की ये अद्भुत किताब इकिगाई आपकी जिंदगी में कुछ ठहराव और कुछ दिशा लेकर आएगी। हमारा ये 1 घंटे का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन आपका सफर अभी शुरू हुआ है। जाइए और अपनी इकिगाई को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है। मैं हूं चैप्टर डिकोडेड, आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्ते, जय हिंद।